सो हाय एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज डॉक्टर शशि कुमार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे मॉक टेस्ट के ऊपर। अगर आपका भी नंबर मॉक टेस्ट में बहुत कम आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए वन शॉट सॉल्यूशन होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में एक एक चीज आपको बता दूंगा जो कि बहुत सारे टॉपर्स फॉलो करते हैं, जिसके वजह से उसका भी नंबर 400 से 650 जाता है। वो कौन कौन से टेक्निक्स है जो वो फॉलो करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि मैंने अपने सारे बच्चों को बताया है पहले भी। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो, बहुत सारे बच्चे इससे बहुत परेशान होते हैं कि भैया मैं सारी तैयारी करके जाता हूं, मैं ये पढ़ के जाता हूं, मैं ये रिवीजन करके जाता हूं, फिर भी मेरा नंबर बहुत कम आ रहा है, मैं क्या करूं। अब ये एक जेन्युइन सा बहुत बड़ा परेशानी है, क्योंकि जब तक नंबर आएगा नहीं तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि वो कौन कौन से साइंटिफिक टेक्निक्स है, वो कौन कौन सा तरीका है जो बहुत सारे बच्चे फॉलो करते हैं, जो मैंने खुद भी करा है। वो सारे तरीका मैं आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप एक कमेंट करके जाओ कि आपका अभी फिलहाल के पास्ट मॉक टेस्ट में कितना नंबर आया है। चाहे वो 200 आया, चाहे वो 300 आया, आप लिखो कितना आया है और आप कितना उसको इंप्रूव करना चाहते हो ये भी लिखो। इस वीडियो में मैं रीजन और सोल्यूशन पे काम करूंगा। अगर आपका कोई टेस्ट 7 दिन के बाद है, 8 दिन के बाद है, तो आखिर आप अपने टेस्ट के लिए प्रिपेयर कैसे होगे, प्रिपरेशन कैसे करेंगे। प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर टेस्ट को ये सोच के दो कि भैया ये टेस्ट आपका नीट ही है। अगर आप ये माइंडसेट के साथ दोगे तो आप एक तो ऑनेस्टली टेस्ट को दोगे, प्लस पूरा प्रिपरेशन के साथ दोगे, तो ये आपका एक अलग एड ऑन होगा। यहां पे आपका सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस वहां पे होगा। तो प्रिपरेशन कैसे करोगे? देखो, अगर कोई टेस्ट आपका 7 दिन के बाद है तो सबसे पहला काम आपका ये करना है, सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। एटलीस्ट जो टेस्ट का सिलेबस है वो आप रिवाइज करके जाओगे। रिवीजन करने के लिए आपको क्या करना है, जो मैं फॉलो करता था वही मैं आपको बताऊंगा। जैसे मान लो मेरा ये फिजिक्स का नोट्स है ना, जो ये नोट्स है जो कि मैंने पूरे साल भर मिलके बनाया है। अब ये नोट्स का अगर मान लो कि टेस्ट के सिलेबस में 4 चैप्टर ही आ रहा है, लेकिन मैं 4 चैप्टर नहीं पढ़ूंगा, मैं वो 4 चैप्टर के साथ साथ मैं पूरे के पूरे नोट्स को रिवाइज करके जाऊंगा। इससे हेल्प ये होता है ना, आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो एक्स्ट्रा नॉलेज से, आप एक्स्ट्रा नॉलेज से क्वेश्चन को और आसानी सॉल्व कर सकते हो। तो आपका काम यहां पे ये होना चाहिए कि अगर कोई भी टेस्ट आपका अगले 7-8 दिन के बाद है, आप प्रॉपर टेस्ट को रिवाइज करके जाओगे, आप प्रॉपर होल सिलेबस को रिवाइज करके जाओगे। अगर आप इतना करते हो, नीट के समय में भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपने सिलेबस को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर लिया। कि अगर आपको क्वेश्चन का पैटर्न समझ में नहीं आता है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेनेशन भी रहता है, जहां से भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होगे उसके बुक में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिल रहा होगा। उस एक्सप्लेनेशन को अगर आप पढ़ोगे, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिलेगा कि और क्या पूछ सकता है। अगर आप क्वेश्चन के फ्रेमिंग करने के तरीका को समझ जाते हो तो ये मान के चलो कि आप क्वेश्चन समझ गए। आपको वहां पर ज्यादा दिक्कत नहीं होगा क्वेश्चन जब आप मॉक टेस्ट में सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि आपने सिमिलर चीज को पहले भी सॉल्व किया हुआ है। तो आप पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करो, आप उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ो, आप फिर उसके बाद एनसीईआरटी में मार्क करो कि भैया ये चीज यहां पे प्रीवियस में पूछा गया था, अब मुझे उसके हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी में मार्क कर लिए तो आपको पता चलेगा कि यहां से क्वेश्चन पूछा गया था, अब इसको यहां से और बना सकता है, और अलग क्या बना सकता है। यह काम आपका है। आप सबसे पहले पीवाईक्यू पे कमांड बनाओ और फिर उसके बाद सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस को अराइज करने की कोशिश करो। यह काम आपका। पीवाईक्यू कहां से बनाओगे ये मैं आपको एक बुक बता दे रहा हूं। दिशा पब्लिकेशन की ये बुक है, ठीक है। इसमें आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे और जिसके सारे के सारे क्वेश्चन का प्रॉपर सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। और इस बुक की खास बात यह है कि इस बुक में आपको पूरे 37 इयर्स का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा जो कि नीट में पूछा गया है। चाहे वो नीट कैंसिल वाला नीट हो, कर्नाटका का नीट हो, मणिपाल का नीट हो, जो भी नीट के पेपर्स है उन सारे पेपर्स का आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आपको इस बुक में चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे और साथ ही में एक ऑर्डर में मिलेगा कि जो क्वेश्चन पहले पूछा गया, मतलब 2024 का क्वेश्चन पहले मिलेगा, फिर 23 का, फिर 22 का, एक सीरीज में मिलेगा। ये आपको बहुत हेल्प भी करेगा पॉइंट आउट करने के लिए कि ये क्वेश्चन कौन से ईयर में पूछा गया। और आपको हर चैप्टर के आगे आपको एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस भी मिल रहा होगा। और साथ ही में इस बुक में आपको सारे के सारे क्वेश्चन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने पहले बताया एक्सप्लेनेशन रीड करने का। और एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आपको प्रॉपर नोट्स भी मिलेगा। ये नोट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना। आपको हर क्वेश्चन एनसीईआरटी में से कहां से उठाया गया है ये पॉइंटर्स भी आपको मिलेगा। ये बुक आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिल जाएगा और साथ ही में ये बुक आपको हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल हो जाएगा। तो ये बुक आप यूज कर सकते हो प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको ये बुक परचेज करना है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं। और तीसरा पॉइंट है कि भैया क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहा है या फिर बन नहीं पा रहा। अगर आपके साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आपका यहां पे गलती है। गलती क्या है कि देखो, आप क्वेश्चन में कंफ्यूज हो रहा। कंफ्यूज लोग कब होते हैं? जब लैक ऑफ नॉलेज होता है। आपके पास नॉलेज ही कम है तभी तो कंफ्यूज हो रहा है। अगर आपके पास क्लियर कट नॉलेज होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होगे ना। देखो, ऐसे क्वेश्चन को मार्क करके आप आगे बढ़ जाओगे,
या फिर आप अगर मान लो सही भी कर दियो गलत भी कर दियो कोई बात नहीं, आप एग्जामिनेशन के बाद आके प्रॉपर एनालिसिस के समय में उसको कवर अप करोगे। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है भैया, आप प्रॉपर अगर रिवाइज करके जाओगे, प्रॉपर स्टडी करके जाओगे, अगर आपके माइंड में पूरा सही से नॉलेज होगा तो कंफ्यूज होने का चांस कम हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप अपने वीक पोर्शन को आइडेंटिफाई करो और उसको एनसीईआरटी में पॉइंट आउट करो और अगले बार वो चीज ना हो, बस इसके लिए तैयारी कर लो। देखो मॉक टेस्ट ऐसा नहीं है कि आप आज कुछ सीख लिए तो आज ही आपका नंबर बढ़ जाएगा, नहीं, वो एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है। आज आपका 300 आ रहा है, उस 300 कोशिश करो कि हम अगले टेस्ट में 400 ले जाए, फिर 400 के बाद 500 आएगा। ऐसा नहीं कि 300 को डायरेक्ट 600 650 आएगा, ऐसा नहीं होता है कभी भी। आपका धीरे धीरे ही नंबर इंप्रूव होगा। तो ये चीज आप करोगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि भैया आई कांट रिकॉल इमीडिएटली इन एग्जामिनेशन। बहुत बार हमारे साथ यह भी प्रॉब्लम होता है कि जब हम पेपर को सॉल्व कर रहे होते हैं हमारे दिमाग में इमीडिएटली हिट ही नहीं करता है कि आखिर इसका आंसर होगा क्या। हमें पता है कि मैंने इसको एनसीईआरटी में पढ़ा है, बट एनसीईआरटी में कहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हमें याद ही नहीं आता। तो यहां पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कि हमारा रिकॉल करने का हमने प्रैक्टिस ही नहीं करा। रिकॉल करने का प्रैक्टिस, देखो यार मैं फिर से बता रहा हूं, आप एग्जामिनेशन में कभी भी अपना बुक अपना नोट्स नहीं लेके जाने वाले हो, नहीं लेके जाने वाला। आप क्या लेके जाओगे, आप लेके जाओगे अपना दिमाग, आप लेके जाओगे अपने दिमाग में आपने क्या क्या सेट करा वो आप रूम पे बैठ के रिवीजन कर लोगे, बुक को खोल के पढ़ लोगे। लेकिन टेस्ट पेपर में एग्जामिनेशन हॉल में आपको बुक नहीं मिलेगा, आप दिमाग में क्या सेट कर गए उसी को आपको रिकॉल करना पड़ेगा। लेकिन आप क्या करते हो, आप रिकॉल करने का प्रैक्टिस करते हो, रूम पे नहीं करते हो ना। तो आज से कमेंट में लिखो कि भैया आज के बाद मैं रिकॉल करने का प्रैक्टिस करूंगा, हर रोज 2-3 घंटा रिकॉल करने पे मैं दूंगा। रिकॉल करने में करना क्या है, कुछ नहीं करना यार। रिकॉलिंग करने के लिए आपको करना क्या होता है, मान लो कोई चैप्टर आपने पढ़ा, ठीक है, पढ़ने के बाद उसको ढको और ढकने के बाद एक इमेज बनाओ कि कहां पे क्या लिखा हुआ है, इस डायग्राम के आसपास क्या है, इस डायग्राम का लेबलिंग क्या है, रिकॉल करो। और नहीं तो एक और चीज कर सकते हो, अगर मान लो कोई चैप्टर को प्लान किए हो कि आज मुझे रिवाइज करना है, तो रिवाइज करने से पहले, बुक उल्टाने से पहले सोचो कि तुम्हारे दिमाग में उससे पहले है क्या क्या, तुम क्या क्या सीखे हो, पहले वो चीज करो। तो रिकॉल करने का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने रिकॉल का एक तरीका यह बता दिया कि पढ़ने के बाद बुक को कवर करो, रिकॉल करो। दूसरा तरीका क्या बताया मैंने, दूसरा तरीका यह बताया कि बुक को पढ़ने से पहले एक बार रिकॉल करो, पढ़ने से पहले कोई चैप्टर को रिवाइज करने से पहले एक बार रिकॉल करो। और तीसरा एक और तरीका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि आप समरी लिखो। कोई भी चैप्टर को पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद उसका समरी लिखो, यह भी एक रिकॉल करने का प्रोसेस है। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक काम को अच्छे तरीके से करोगे तो आपका रिकॉलिंग पावर बढ़ेगा। देखो मैं एकदम जड़ पे जा रहा हूं, है ना, मैं प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बोल सकता हूं कि हाँ ये कर लो, ये कर लो, नहीं, आपका जो मेन रीजन है ना उसको पकड़ के उसको ठीक कर दो, नंबर इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, मुझे पता है कि पढ़ने से ही नंबर इंप्रूव होगा, लेकिन आप जड़ पे जाओ, क्या आखिर इसका सही सॉल्यूशन होगा वो मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूं, और उसको आप अगर ठीक कर ले तो आपका नंबर इंप्रूव होगा। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए बहुत बेस्ट है तो सब्सक्राइब करके जाना। टाइम मैनेज नहीं हो पाता है भैया, जिसके वजह से बहुत सारा क्वेश्चन हम लास्ट में छोड़ देते हैं, बहुत सारा बनने वाला क्वेश्चन हम बना नहीं पाते हैं। बहुत बार तो ऐसा भी होता है जो बनने वाला क्वेश्चन होता है वो स्किप हो जाता है मेरे से कि समय नहीं था, लेंदी क्वेश्चन में टाइम दे दिए। तो अब यहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज का। देखो ये सारी चीजें ना पार्ट है आपके नंबर कम आने का। आप सही से टाइम मैनेज नहीं कर पाए, नंबर कम आ गया। आपने सही से रिवीजन नहीं करा, नंबर कम आ गया। आप क्वेश्चन बना नहीं पाए, नंबर कम आ गया। तो ये सारा एकदम जड़ से आप प्रॉब्लम को ठीक कर रहे हो, है ना। टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा, देखो अगर आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हो टाइम फ्रेम में, है ना, आपने समय सेट करा 15 मिनट, अगर आप रूम पे पहले से टाइम फ्रेम में अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको दिक्कत नहीं होगा। मानते हो ना इस बात को। तो आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो रूम पे, फिजिक्स का, बायोलॉजी का, केमिस्ट्री का, एक टाइम फ्रेम लगा करो कि टाइम फ्रेम में आप क्वेश्चन सॉल्व करने का आदत हो, है ना। देखो जब आपका स्पीड बढ़ेगा तो एक्यूरेसी कम होता है, लेकिन अगर आप उस चीज को मेंटेन करना जानते हो कि स्पीड के साथ हम एक्यूरेसी भी मेंटेन कर लेंगे, तो यही तो हैबिट है जो आपको लास्ट के समय में हेल्प करेगा, एग्जामिनेशन हॉल में आपको हेल्प करेगा। क्वेश्चन पेपर में टाइम मैनेजमेंट तुम्हारा तभी हो पाएगा जब तुम अपना ईगो को साइड रखोगे। बहुत सारे बच्चे ये भी मिस्टेक करते हैं कि अपना ईगो पे ले लेते हैं, यार ये तो मेरा चैप्टर बहुत स्ट्रांग था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरा बहुत स्ट्रांग चैप्टर है, इसका क्वेश्चन तो मैं बना के ही रहूंगा। अगर आप ईगो पे ले लिए तो फिर देखो वहां पे दिक्कत क्या होगा, हर क्वेश्चन आप सेम चैप्टर से नहीं बना सकते हो। अगर आपका कोई चैप्टर स्ट्रांग है इसका मतलब ये नहीं कि उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बना लोगे, नहीं, आपको ईगो पे नहीं लेना। यहां पे आपका मैक्सिमम टाइम किल भी हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा।
आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं बनता उसको स्टार मार करके आगे बढ़ो। ठीक है यार, बहुत सारे इजी क्वेश्चंस हैं उस पेपर में, सारे क्वेश्चन का वैल्यू 4 नंबर ही है, चाहे आप इजी क्वेश्चन सॉल्व करो चाहे टफ क्वेश्चन सॉल्व करो, इस चीज को आप समझो। देखो पेपर में 80% क्वेश्चन होता है जो बहुत इजी होता है, 20% क्वेश्चन ही होते हैं जो बहुत डरावना होता है, बहुत लेंदी होता है, और यही 20% क्वेश्चन होता है जो टॉपर्स लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, करने दो उसको, लेकिन तुम पहले 80% पे काम तो करो। भैया ये तुम्हारा अगर परफेक्ट हो गया ना तो ये हो जाएगा, लेकिन पहले इसको तो परफेक्ट करो। 80% क्वेश्चन इजी होते हैं। अब इजी क्वेश्चन कैसे ढूंढोगे? तो भैया क्वेश्चन पिकअप करने का भी तुम्हें तरीका पता होना चाहिए कि तुम देख के पकड़ लोगे कि ये क्वेश्चन इजी है। अब ये कैसे होगा? तो ये भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही होगा। अगर आप इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हो तो इससे क्या हो रहा है ना कि आप क्वेश्चन को पकड़ भी ले रहे हो, देख के बोल दोगे कि ये क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा, ये क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा, तुम्हें पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन मैं बना लूंगा, अरे इस टाइप क्वेश्चन तो मैंने बहुत सॉल्व करा। तो ऐसा कब, ऐसा रिफ्लेक्स कब होगा? जब तुम इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस किए हो। ठीक है, तो ये तुम करोगे। और दूसरा चीज मैं बता रहा हूं कि यूज 2 और 3 पास मेथड। 2 पास मेथड, 3 पास मेथड यही कहता है कि जब आप पहला गो में पेपर को सॉल्व करते हो तो सारे के सारे इजी पेपर्स को, इजी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, स्टार मार्क करो, जो टफ लगता है उसको स्टार करो और आगे बढ़ो। 3 गो भी वैसा ही है कि आप सर्कल कर लो, अगर जो क्वेश्चन बनने वाला है उसको स्टार या सर्कल कर लो, और जो नहीं बनने वाला उसको एक अलग निशानी देके आगे बढ़ जाओ। और नेक्स्ट प्रॉब्लम यह है कि भैया पुअर क्वेश्चन सिलेक्शन, हम क्वेश्चन सिलेक्ट ही नहीं कर पाते। मैंने अभी बात करा आपसे, देखो पुअर सिलेक्शन क्यों होता है? जब आप प्रैक्टिस नहीं किए होते क्वेश्चन, है ना, आपको देख के समझ में नहीं आता कि ये क्वेश्चन मेरे से बनेगा नहीं। आपको करना कुछ नहीं है, जो भी इजी क्वेश्चन होगा पहले आप उसको कवर कर लो, और जो टफ क्वेश्चन होगा उसको स्टार मार करके आगे बढ़ो। 2 पास मेथड का यूज करो और आसानी से आप पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व कर सकते हो। देखो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बता रहा हूं जो कि हर एक बच्चा अप्लाई कर सकता है। देखो बहुत बार क्या होता है ना कि पेपर में स्टार्टिंग में कुछ क्वेश्चन होता है जो मेरे से नहीं बनता है ना, लेकिन अगर आप उसको स्टार मार करके आगे बढ़ते हो तो पूरे पेपर में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये था, या फिर आपको हिट करेगा इमीडिएटली फिर कि इसका आंसर ये था। आप उसी समय पेपर में दोबारा पीछे जाओगे और उसको सॉल्व करके आ सकते हो। लेकिन अगर आप सॉल्व करते समय ही आप उसको जबरदस्ती टाइम दे के सॉल्व कर रहे हो तो मैक्सिमम चांस होता है कि उसको वो निगेटिव आपका हो जाएगा। और साथ में आप इसका तैयारी, इसका प्रैक्टिस भी करना कि आप पहले इजी क्वेश्चन को सॉल्व करो ताकि आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम है भैया सिली मिस्टेक बहुत हो जाता है, लैक ऑफ फोकस की वजह से निगेटिव मार्किंग भी बहुत हो जाता है। बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम भैया, 20 निगेटिव मैं खुद भी करता था, 20 निगेटिव, 25 निगेटिव, 30 निगेटिव मेरा खुद होता था, जिसके वजह से भैया मेरा नंबर बहुत कम आ रहा है, 150 नंबर निगेटिव ही हो जा रहा है। कहां से नंबर आएगा? अगर सिली मिस्टेक हो रहा है तो भैया इसको सुधार सकते हैं, तुम खुद पे कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपका निगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाएगा तो आपको ऐसे ही सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो निगेटिव मार्किंग कैसे कंट्रोल करोगे? देखो कुछ तरीका बता रहा हूं, बहुत जेन्युइन तरीका बता रहा हूं जिसको तुम फॉलो कर सकते हो, अगले टेस्ट में अप्लाई करना। निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए तुम्हें करना यह है कि जब भी क्वेश्चन पढ़ते हो एक पेन यूज करो और प्रॉपर पढ़ो, और जो मेन पार्ट हो क्वेश्चन का उसको अंडरलाइन कर दो। करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, एबव पूछा है, बिलो पूछा है, डिस्टल पूछा है, एक्सट्रीमिटीज पूछा है, क्या पूछा है वो मेन पार्ट को अंडरलाइन कर दो, सर्कल कर दो, ताकि तुम्हें दिखे कि पूछा क्या। इससे क्या होगा? सिली मिस्टेक बचेगा। जब भी तुम ऑप्शन को टिक करते हो, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आप तुमको लगे कि ये सही है, अदर ऑप्शन को क्रॉस चेक करो, ये तो सही नहीं है। ठीक है, जब भी तुम ऑप्शन को टिक करते हो तो थोड़ा सा देखो कि उसका यूनिट क्या है, फिजिक्स में यूनिट क्या है, क्या यूनिट सेम तो नहीं है। तो यहां पे तुम ना बच सकते हो सिली मिस्टेक से। ऑप्शन को जब भी तुम टिक करते हो तो ऐसा भी नहीं करो कि इधर ऑप्शन टिक करा और इधर OMR भर दिए, तुमको बाद में थोड़ा बहुत हिंट करेगा यार कि नहीं इसका आंसर ये नहीं था, ये था, लेकिन तुम तो OMR भर दिए हो। तो ये एक तरीका है जिससे तुम सिली मिस्टेक बचा सकते हो। प्रॉपर रीड करो क्वेश्चन को, प्रॉपर रीड करो ऑप्शन को। जब भी तुम फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो अंडरलाइन करो, एक लाइन पढ़े, एक लाइन पढ़ने के बाद वहां से कुछ निचोड़ निकाले, कुछ डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाते रहो। और क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते हो क्लियर कट सॉल्व करो, दिखना चाहिए यहां पे ये सॉल्यूशन, यहां पे ये सॉल्यूशन, घचमच करके सॉल्व मत करो, यहां पे दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, बचा सकते हो अपने आप को निगेटिव मार्किंग से। और देखो निगेटिव होता भी है तो डरो मत यार, निगेटिव करोगे तभी सीखोगे भी। मान लो कोई क्वेश्चन तुम आज निगेटिव किए हो, अगर उसको प्रॉपर एनालिसिस के समय कवर अप कर लिए तो हो सकता है कि वो सेम क्वेश्चन तुमको नीट में दिक्कत ना आए। अगर नीट में आ जाए तो वो तुम सॉल्व कर लोगे। बहुत बार निगेटिव इसलिए भी होता है कि हम रिवीजन करके नहीं जाते हैं, हमारे पास लैक ऑफ नॉलेज होता है, जिसकी वजह से हम तुक्का लगाते हैं, है ना। तुक्का लगाते हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुक्का लगाते हैं कभी कभी, या फिर अंदाजा से मार देते हैं कोई ऑप्शन, है ना। 2 ऑप्शन में दिक्कत हो रहा है, एक ऑप्शन चूज करे वो निगेटिव गलत हो गया। तो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से भी निगेटिव मार्किंग होता है। आप समझो ना इस चीज को, आप समझो। अगर आपके पास कम नॉलेज रहेगा तो ऑब्वियसली आप गलती करके आ जाओगे।
तो इसको भी आपको सुधारना है। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आप पहले इस पे काम करो। अगर आप 90 क्वेश्चन ही सॉल्व करते हो तो आप कोशिश करो कि ये 90 में से कम 85% क्वेश्चन मेरा सही होना चाहिए। ठीक है, 85 क्वेश्चन मेरा सही होना चाहिए। पहले एक्यूरेसी पे काम करो। जब आपका एक्यूरेसी हो जाए अच्छा, तब जाके आप अटेम्प्ट्स पे काम करो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है कि भैया बार बार सेम गलती हो रहा है। अब बार बार सेम गलती हो रहा है तो ये आपका प्रॉब्लम। आप यहां पे ये कर सकते हो कि जब भी तुम पेपर दे के आते हो, पेपर देने के बाद प्रॉपर पेपर की एनालिसिस करो कि भैया कोई क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ है तो वो गलत क्यों हुआ है। अगर कोई क्वेश्चन सही हुआ है तो वो सही कैसे हुआ है। अगर तुम कोई क्वेश्चन छोड़ दिए हो तो वो क्यों छोड़े। अगर किसी क्वेश्चन में तुमको कंफ्यूजन हो रहा था तो क्यों कंफ्यूजन हो रहा था। पेपर एनालिसिस कहने का मतलब यही होता है कि अगर आपके पेपर में 180 क्वेश्चन पूछा गया तो भैया पेपर अटेम्प्ट करते समय आपने कितना बनाया उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन पेपर अटेम्प्ट करने के बाद जब तुम रूम पे आते हो, रूम पे आने के बाद उस 180 में से 180 क्वेश्चन का तुम्हारे पास सॉल्यूशन होना चाहिए एक दिन के अंदर। चाहे तुम किसी से पूछ के आओ, चाहे टीचर से हेल्प लो, जिसका भी लो, चाहे एनसीईआरटी पढ़ो, बुक पढ़ो, नोट्स रिवीजन करो, लेकिन उस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन एग्जामिनेशन में तेरे से नहीं बना, वो क्वेश्चन क्या तुम रूम पे आके बना पा रहे हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई क्वेश्चन मेरे से एग्जामिनेशन में नहीं बना है, उसको हम रूम पे आके प्रैक्टिस कर रहे हैं एक अच्छा माहौल में, एक कंफर्टेबल माहौल में, तो वो मेरे से बन जा रहा है। तो यहां पे तुम क्या लैक कर रहे हो, क्या लैक कर रहे हो, तुम खुद बताओ। यहां पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस थोड़ा लैक कर रहा है, यहां पे तुम्हारा प्रैक्टिस थोड़ा लैक कर रहा है। तुम अगर उस चैप्टर के रिगार्डिंग और प्रैक्टिस कर लोगे तो वो क्वेश्चन तुम एक स्ट्रेस वाले इन्वायरमेंट में भी बना सकते हो। देखो मैं सिंपल भाषा में एक बात बता रहा हूं, तुम 10 पेपर ही अटेम्प्ट करो, तुम 10 मॉक टेस्ट ही दो एक महीना में, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें 10 का 10 प्रॉपर एनालिसिस किया हुआ रहना चाहिए। क्योंकि तुम मिस्टेक करोगे उसी से सीखोगे, मिस्टेक जितना करोगे उतना तुम सीखोगे। पेपर में आप दो टाइम, आप टाइम प्रॉपर दो, और इसी के बाद देखो पहला पेपर तुम्हारा खराब जाएगा लेकिन दूसरा पेपर तुम्हारा थोड़ा सा अच्छा जाएगा। एक मिस्टेक कॉपी बनाओ, मिस्टेक कॉपी में लिखो कि तुम क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो और नीट से पहले वही कॉपी को रिवाइज करके जाओ। देखो वो सारा मिस्टेक तुम्हारा नहीं होगा। अपने एनसीईआरटी में मार्क कर लो, जो मिस्टेक तुम बार बार कर रहे हो टेस्ट में उसको मार्क कर लो, देखो दोबारा मिस्टेक नहीं होगा। तो ये तुम्हारा काम है मेरे मित्र, तुम्हारा काम है। अगर तुम इन सारे चीजों पे काम कर लिए तो नेक्स्ट टेस्ट में तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, मैं ऑनेस्टली बताऊं तुम्हारा इंप्रूवमेंट होगा, बस तुम्हें काम करना। तो ये सारा तरीका था जिसको फॉलो करके तुम अपने टेस्ट के नंबर को धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। एक बार में 300 से 650 नहीं जाएगा, एक बार में 300 से 680 नहीं आएगा, लेकिन एक दिन जरूर आएगा अगर तुम काम करते रह गए तो। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहना। कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपका हेल्प करूंगा।